नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सिंह राजपूत फिर से आप सबका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पढ़ा चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से हम लोग क्या कर रहे थे कि स्टैटिक्स जीके के बारे में डिस्कस कर रहे थे। स्टैटिक्स जीके में हम लोग पुरस्कार और सम्मान वाले पार्ट्स को हम लोग अच्छे से क्या किए, डिस्कस कर लिए। इसके साथ साथ हम लोगों ने क्या किया कि आपका जो कला और संस्कृति से संबंधित प्रश्न है उस पे भी हम लोग पूरी तरीके से क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। जो लोग आज के वीडियो में नए हैं बेटा, उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के वीडियो को देखकर तब आज का वीडियो क्या करिए, आप विजिट करिए। ठीक, आज जिस विषय पे, जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो आपके एकल परीक्षा अर्थात वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जिस विषय वस्तु पे चर्चा होगी वो है आपका कृषि। यानी आज हम लोग भारतीय कृषि और भारत का कृषि में स्थान और फसल तथा रबी खरीफ, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और यहां से आप जानते ही हैं कि आपकी हर परीक्षा में क्या करता है, इससे प्रश्न पूछता है। तो पहले कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, फिर क्या किया जाएगा, उन चीजों को हम लोग कंटिन्यूअस करेंगे। तो आइए सबसे पहले चीजों को देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और, जो लोग आज के वीडियो पर बेटा नए हैं, ये हमारा चैनल है आपका पढ़ा ऐप, इसको यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा। यहाँ से बेटा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि आपको लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और बाकी टेलीग्राम चैनल आपका डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टा का भी डिस्क्रिप्शन आपका यहाँ पे है, और गूगल प्ले स्टोर से भी आप पढ़ा एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से हमारे स्टडी मटेरियल को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं हम लोग कृषि की। ठीक, यानी हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा जिस विषय वस्तु की, वो है आपका कृषि। अगर कृषि की बात करें हम, तो चूंकि कृषि जो है आपके भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के कुल हमारे 3 क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र जो है हमारा वो है आपका प्राथमिक, दूसरा बेटा जो है उसको हम लोग कहते हैं आपका द्वितीयक, और तीसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं आपका तृतीयक। यानी 3 क्षेत्र है आपका, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। इन सेक्टर्स की अगर बात करें तो जो प्राथमिक क्षेत्र है बेटा, इसका प्रतिनिधित्व जो करता है वो आपका कौन करता है, कृषि करता है। इस क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व है बेटा वो कौन करता है, तो आपका उद्योग करता है। और यहां पे इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व है वो कौन सा करता है बेटा, सेवा करता है, यानी सर्विस सेक्टर। ठीक, अब इस क्षेत्र का, यानी हम यहां पे बात कर रहे थे कृषि की, और उसके बाद हम आपको बताने लगे अर्थशास्त्र के प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के बारे में। क्षेत्र के बारे में बताने के पीछे तर्क मेरा ये था कि हम ये आपको बताना चाह रहे थे कि आखिरकार ये जो कृषि है वह कृषि हमारी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से हमको सहयोग प्रदान करता है। तो आपको पहले हम बता दें कि प्राथमिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है, कृषि। ठीक, अब कृषि के साथ साथ वानिकी और मत्स्य पालन भी आपके प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। अब कृषि की अगर हम बात करें तो भारत के अगर हम क्षेत्रफल यानी भूभाग की बात करें तो कुल 51% यानी 51% भूमि पर क्या किया जाता है, आपका एग्रीकल्चर यानी कृषि कार्य को संपन्न किया जाता है। साथ में ही अगर देखा जाए, हम भारतीय जनसंख्या की बात करें, यानी हम देश के कुल जनसंख्या की बात करें तो उसमें से बेटा लगभग आपके 52% लोग किस पे निर्भर हैं, आपके कृषि पर निर्भर हैं। यानी लगभग आपकी कुल जनसंख्या के, देश के कुल जनसंख्या के आपके 52% लोग आज भी क्या है, कृषि पे निर्भर हैं। एक तरीके से हम यहां यह कह सकते हैं कि यह जो कृषि है
वह हमारे भारत का एक मुख्य व्यवसाय है, जो हमारे देश की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या में एक बड़े भूभाग को ये क्या करता है, उनका आजीविका चलाता है। तो 2-3 फैक्ट तो हम लोग का ये डिस्कस हो गया। कृषि की बात करें तो ये अर्थशास्त्र के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भूमि की बात करें तो 51% भूभाग पर कृषि कार्य संपन्न किया जाता है। जनसंख्या की बात करें तो कुल 52% लोग जनसंख्या कार्य में आपके कृषि के काम में क्या है, इंगेज हैं, और कृषि को अपना मुख्य व्यवसाय समझते हैं और कृषि से ही जुड़कर अपने सारी चीजों का क्या करते हैं, एक तरीके से आजीविका चलाते हैं। आगे चलते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण चीजों को डिस्कस करते हैं। अब कृषि की अगर बात करें तो देखिए, हर देश की आर्थिक संपन्नता को हम लोग मापते हैं किसमें, नेशनल इनकम के अंतर्गत। यानी देश की संपन्नता का आकलन यानी मेजरमेंट जो है वह हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं, नेशनल इनकम अर्थात राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, किसी भी देश का क्या करते हैं, किसी भी देश के आर्थिक संपन्नता को क्या करते हैं हम लोग, मापते हैं। क्या करते हैं, मापते हैं अर्थात नापते हैं। तो नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, यानी जो आपका राष्ट्रीय आय होता है उससे हम किसी भी देश के आर्थिक संपन्नता को मापते हैं। अब नेशनल इनकम का मेजरमेंट जो होता है बेटा वो 3 तरीके से होता है। यानी राष्ट्रीय आय को मापने की 3 प्रकार की मुख्य पद्धति है। एक है आपका उत्पादन, इसके बाद आय, और फिर क्या है, व्यय। जैसे कि बहुत सिंपल वे में हम आपको समझाते हैं। हम लोग के यहाँ खेती भाई अगर हम लोग देखल जाए तो हमारे यहाँ मुख्य फसल का है धान और गेहूं। ठीक, धान और गेहूं में अगर हम लोग देखल जाए तो यहाँ पे क्या करल जाला, जब हम लोग अपन धान या गेहूं पैदा करल जाला तो उस समय पैदा में हम लोग देखल जाला कि भाई ओके पैदा करे में या ओकर पूरा खेती करे में बहुत ज्यादा खर्चा आवेला। ओमे का करल जाला भाई, ओकर जुताई है, मड़ाई है, ओकरे बाद लेबरन का कॉस्ट है, यानी बहुत सारा चीज उमा का होला, व्यय होला। तो हम का करीला, हम लोग जब भी वो फसल के बेचल जाला तो हम लोग जो भी उमन व्यय रहला वो व्यय के जोड़ के ही हम लोग अनाज का मूल्य निर्धारित करल जाला। समझ में आ गल? ठीक। तो यहाँ पे नेशनल इनकम की अगर हम बात करें, नेशनल इनकम के मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो 3 मेथड से हम लोग क्या करते हैं, नेशनल इनकम का मेजरिंग करते हैं। फर्स्ट आपका है इनकम, फर्स्ट आपका है प्रोडक्शन, सेकंड है आपका इनकम, और थर्ड है आपका इन्वेस्टमेंट। यानी उत्पादन, आय और व्यय, इन तीनों को केंद्र में रखकर हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय को मापते हैं। अब राष्ट्रीय आय की बात करें तो देखिए, हमारे राष्ट्रीय आय में तीनों क्षेत्रों की भूमिका है। जैसे हमने कहा बेटा, पहला क्षेत्र है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है टर्शियरी। तो अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में कृषि है, वानिकी और पशुपालन। तो आपके नेशनल इनकम में यानी आपके राष्ट्रीय आय में प्राइमरी सेक्टर का जो पार्टिसिपेट होता है, जो भागीदारी होती है बेटा, वो 17% होती है। इसके बाद जो आपका इंडस्ट्री है उसका भागीदारी होता है आपका लगभग 23%, और बाकी आपका जो है 50% भागीदारी जो होती है वो आपका होता है सर्विस सेक्टर का यानी सेवा सेक्टर का। तो परीक्षा में अगर आपसे कभी प्रश्न पूछे कि भाई कृषि का आपके राष्ट्रीय आय में कितना योगदान होता है या आपके देश के राष्ट्रीय आय में कितना योगदान होता है, तो लगभग 17% हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो यहाँ पे 4-5 महत्वपूर्ण डेटा हम लोग डिस्कस कर लिए। जैसे भारतीय कृषि की अगर हम बात करें तो कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। यहाँ के कृषि का जो सबसे महत्वपूर्ण मतलब सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या है, सिंचाई है। क्योंकि
आज भी आपकी कृषि क्या है, पूर्ण रूप से मानसून पर निर्भर है, समझ गए। तो यहाँ की सबसे बड़ी कृषि की समस्या सिंचाई है। इसके साथ साथ 51% भूमि पर आपका कृषि कार्य संपन्न किया जाता है। साथ ही अगर हम देश की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 52% लोग आज भी कृषि का काम कर रहे हैं और कृषि को ही अपना व्यवसाय मानकर अपनी जीविका चला रहे हैं। तो यहां तक ये कृषि का एक सामान्य परिचय हो गया। आगे हमने आपको बताया कि कृषि की जो भागीदारी है आपके प्राथमिक सेक्टर में लगभग 17% जो है भागीदारी आपके कृषि का है। उसके बाद उद्योग की अगर भागीदारी कहें तो 23% है। सेवा की अगर बात करें तो 50% भागीदारी इसकी मानी जाती है। ठीक, अब हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीजें हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और हम आपको इसको बहुत विधिवत तरीके से बताते हैं। तो अगर भारतीय कृषि की हम बात करें तो हमने पहले ही हम आपको बता चुके हैं बेटा कि लगभग आपके भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 51% भाग पर कृषि क्या किया जाता है, होता है। ठीक, जैसा कि हमने बताया अभी कुछ देर पहले कि 51% भाग पर क्या किया जाता है, कृषि कार्य किया जाता है। साथ ही 4% भूभाग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4% भूभाग पर क्या है बेटा, चारागाह है। यानी 51% भूमि में 4% जो भूमि है वो क्या है, चारागाह है। और लगभग 21% भूमि पर क्या है, वन है। और 24% भूमि क्या है आपकी, बंजर है, जो कि बिना उपयोग की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। मैं फिर से एक बार पुनः इसको दोहरा दे रहा हूं। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर क्या है, कृषि होती है, जबकि 4% भूभाग चारागाह, 21% भूमि वन, 24% भूमि आपका क्या है, बंजर है। चलिए आगे चलते हैं और आगे दूसरे फैक्ट को डिस्कस करते हैं। तो यहां पे दिया है कि देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 48.9% भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधों से अपनी आजीविका चलाता है। तो यहां पे जो डेटा दिया है वो आपका 48.9% दिया है। करेंट की बात करें तो इसको आप 52% करके पढ़ सकते हैं। तीसरे फैक्ट की अगर बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो अगले फैक्ट की अगर हम बात करें तो दिया गया है बेटा, कृषि राज्य का विषय है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कृषि किसका है, संघ का है कि राज्य का है, तो आप सीधे कहेंगे कि भैया कृषि जो है वो राज्य का विषय है, जिसका उल्लेख संविधान के 7वीं अनुसूची के प्रविष्टि 14 में है। किस प्रविष्टि में है, 14 प्रविष्टि में इसका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो ये भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि देखिए भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल यानी 1946 और इसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में कृषि और खाद्य मंत्री जो बनाया गया था वो आपके देश के जो पहले राष्ट्रपति थे, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या किया गया था, आपका कृषि एवं खाद्य मंत्री बनाया गया था। तो एक तरीके से 1947 की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू क्या थे, आपके एक तरीके से कृषि और खाद्य मंत्री। यही अगर हम लोग 1950 की बात करें तो 50 में ये क्या थे भाई, हमारे देश के राष्ट्रपति थे। ठीक, तो ये आपका जो है 4-5 डेटा आपके एग्रीकल्चर से संबंधित हो गया। चलिए आगे चलते हैं और आगे चीजों को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। कृषि उत्पादों में भारत का स्थान क्या है। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां से परीक्षा में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है। ठीक, कृषि उत्पादों में भारत का स्थान। तो भारत के स्थान की अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए दिया है आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च,
नारियल, अदरक, हल्दी के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में प्रथम है। इंपॉर्टेंट डेटा है बेटा, एक बार इसको आप देख लो, कौन कौन सी चीजों में विश्व में भारत का पहला स्थान है। तो आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी बेच नहीं रहे हैं। इस ऐसा सोच रहा है सब्जी बेच रहे हैं, हम बता रहे नहीं, बहुत मारेंगे। इधर देखो, आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू और इसके साथ साथ नारियल, अदरक, हल्दी, इन सब चीजों में क्या है, पहले स्थान पे है। यही अगर बात करते हैं हम विश्व में चावल के उत्पादन के बारे में, तो चीन बेटा जो है वो पहले स्थान पे है, और भारत की बात करें तो ये दूसरे स्थान पे है। यानी हम लोग जो हमारा दूसरा फसल है चावल की अगर हम बात करें, तो चावल उत्पादन में विश्व में हम दूसरे स्थान पे है, चीन जो है पहले स्थान पर है। यही अगर हम गेहूं की बात करें, यहाँ पे गेहूं, विश्व में गेहूं उत्पादन की बात करें, तो यहां भी चीन के बाद भारत का जो है वो क्या है, दूसरा स्थान है। ठीक, तो पहला वाला जो पॉइंट है इसमें हम लोग नंबर 1 पे हैं, बाकी 2 पॉइंट में हम लोग कहां हैं, दूसरे स्थान पर हैं। यहां तक की चीजें क्लियर हुई। चलिए, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जो हमारे यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अंतिम में रहता है, वहां से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम वाले, और वहां से आप इसको पीडीएफ के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग गेहूं के उत्पादन में प्रदेश की बात करें, तो जैसे हमने आपको बताया कि भाई गेहूं के उत्पादन की अगर बात करें, तो हमने बताया आपको कि जो आपका इंडिया है वो चाइना के बाद क्या है, दूसरे स्थान पर है। अब विश्व में अगर गेहूं उत्पादन वाला हो गया, अब गेहूं के उत्पादन में हम यहाँ पे देखिए एक फैक्ट इंपॉर्टेंट इसलिए नोट कर दिए हैं, गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, यूपीपी वाले जितने स्टूडेंट हैं इधर फोकस करो, देखो गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का स्थान प्रथम है। यहां 2 प्रश्न है, अगर सर्वाधिक उत्पादन पूछे तो उत्तर प्रदेश, प्रति हेक्टेयर उत्पादन पूछे तो पंजाब। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में तीसरे स्थान पर है। यहां पर दिया, देखिए दिया है भारत उर्वरक यानी जो खाद वाद होता है उसके उत्पादन और उसके उपभोग में विश्व में क्या है, तीसरे स्थान पर है। जबकि चीन पहले पर है बेटा, चीन किस पे है, पहले पे है। अमेरिका जो है वो आपका दूसरे पर है। ठीक, और भारत जो है आपका क्या है, आपका तीसरे स्थान पर है। किस स्थान पे है, तीसरे स्थान पर। भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में क्या है, तीसरे स्थान पर है। चलिए आगे चलते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं। अगला पॉइंट सभी लोग फोकस करें, इधर देखें, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। यहां पे फलों की अगर बात की जाए, सब्जियों की अगर बात की जाए, उसके प्रोडक्शन की अगर बात की जाए, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू वर्ड देखें तो इंडिया का जो प्लेस है बेटा वो क्या है, आपका सेकंड है, दूसरा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। और विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता चीन है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता चीन है। उत्पादन में भारत का स्थान जो है वो बेटा क्या है, तीसरा है। यानी भारत के स्थान, अगर इंडिया के प्लेस की बात करें हम लोग टैम्बेको में, तो आप किस पायदान पे है, 3rd पायदान पे हो। फर्स्ट पे आपका चाइना है। चलिए आगे चलते हैं, और ये उत्पादन के दृष्टिकोण से हम लोग देख लिए। अगला टॉपिक आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से और भी महत्वपूर्ण है, आपका है हरित क्रांति से संबंधित तथ्य। ठीक, तो अगर हम लोग हरित क्रांति से संबंधित तथ्यों की बात करें, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 ईस्वी में हुई थी। भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने का श्रेय जो है वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। ठीक, इसके साथ साथ अगर बात किया जाए
तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई। किसके? चावल की तुलना में बेटा गेहूं के उत्पादन में क्या हुआ? अधिक वृद्धि हुआ। साथ ही बात करते हैं हम लोग प्रथम हरित क्रांति के बाद 1983-84 ईस्वी में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें अधिक अनाज उत्पादन, निवेश एवं कृषकों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार हुआ। तो यहाँ पे दो हरित क्रांति का वर्णन किया गया है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पहले की बात करें तो 67 और 68, आगे की अगर हम लोग बात करें तो वो है आपका 83 और 84। ठीक, चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं और आगे की चीजों को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक बेटा, तो अब हम लोग देखते हैं भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्रफल 47। अब चलिए कुछ अन्य फैक्ट है, कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ अदर जो फैक्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत, देखो भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के लगभग 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है, यानी 51% जो है आपका भाग, उस 51% भूभाग के अंतर्गत 51% भूभाग के अंतर्गत बेटा 47% भूभाग पर क्या किया जाता है, खेती किया जाता है। यहीं अगर हम तिलहन प्रौद्योगिकी का मिशन की स्थापना की बात करें तो 1986 ईस्वी में क्या किया गया था, भारत में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की गई थी। साथ ही आगे चलते हैं और एक फैक्ट और डिस्कस करते हैं। यहां पे दिया है बेटा तंबाकू की पत्तियों की, यानी जो आपके तंबाकू की पत्तियां होती है उनके सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को कहा जाता है क्यूरिंग। क्या कहा जाता है बेटा? क्यूरिंग कहा जाता है। और यह प्रक्रिया तंबाकू की पत्तियों में कलर लाने के लिए और इसके साथ देखिए वांछित रंग यानी कलर लाने के लिए, स्मेल यानी गंध लाने के लिए, और इसके साथ साथ उच्चतम गुणवत्ता लाने के लिए, यानी उच्चतम गुणवत्ता लाने के लिए इसको क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। अब यहां पे दिया है सबसे उच्च कोटि का कहवा अरेबिका होता है। कई बार परीक्षा में पूछ सकता है कि सबसे उच्च कोटि का जो कहवा होता है कौन होता है, तो उसका नाम है बेटा अरेबिका। क्या नाम है? अरेबिका। चलिए आगे चलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। मक्का में व्हाइट बड, मक्का में क्या? व्हाइट बड एवं धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। किसके कमी के कारण? जस्ता के कमी, यानी भूमि जो होता है, भूमि के उत्पादन के जो आवश्यक तत्व होते हैं, उन आवश्यक तत्वों में अगर जस्ता की कमी हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में मक्का में क्या होता है, व्हाइट बड नामक क्या करता है, रोग लगता है। और धाने में का लगला? खैरा, खैरा नामक रोग। गांव में दिखा ना, अक्सर लोग कहलन कि धाने में खैरा रोग लगल है। तो खैरा मतलब काहे लगला? जब का होला फसल के भूमि में जस्ता का कमी हो जाले। ठीक, चला आगे चल जा, आगे देखा थी जा हम लोग। देखिए अगर हम स्टोरेज की बात करें, यानी सीड्स स्टोरेज की बात करें, तो यहाँ पे, या मिनरल स्टोरेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया है बेटा अन्य भंडारण करते समय जो नमी होती है, यानी जब हम लोग क्या करल जाला, जैसे कि जब हम लोग गेहूं या चावल बखार में या गांव में जो कोठला उठला होला उमर रखाला ना, तो उस सब में जब रखल जाला तो उस समय ये चीज का ध्यान रखे के चाहिए कि जो धान और गेहूं का नमी हो वो का होए के चाहिए बेटा 10% से कम होना चाहिए। यानी जो आपके मिनरल्स हैं, जो आपके अनाज हैं या उसके सीड्स हैं, उस सीड्स के जो टेम्परेचर हैं वो आपके 10% से क्या होने चाहिए,
कम टेम्परेचर होने चाहिए, नहीं तो ऐसी परिस्थिति में कीट का प्रकोप का भय रहता है, यानी आपके बीज जो आपके अनाज है उन्हें खराब होने का संभावना रहता है। दलहनी फसल की अगर हम बात करें, जैसे चना, मटर, मसूर, इनकी बात करें तो दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट, कोबाल्ट क्या होता है? आवश्यक तत्व होता है। जो कोबाल्ट है वो क्या है? आवश्यक तत्व होता है। चलिए अब जो सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है उस पे चर्चा करते हैं। आप बिल्कुल घबराइए मत बेटा, पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए। लास्ट तक जो डेटा हम आपको प्रोवाइड करेंगे, यह समझ लीजिए कि अगर आप यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अभी आपका यूपीपी होने वाला है, इसके अलावा आप अभी और एक दो वनडे एग्जाम होने वाले हैं, आपके एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है, साथ ही आरपीएफ का भी एग्जाम होने वाला है, तो उसके सिलेबस में इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी वाले सिलेबस में हम देखते हैं तो वहां पे हमें एग्रीकल्चर को पढ़ना पड़ता है, तो हम वहां पे जियो के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, फिर इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे सारी चीजों को कंबाइंड कर दिए हैं, आपको इसको अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पे यह समझ लीजिए कि आपका ये कृषि वाला जो पोर्शन है, जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हो उनसे भी मैं कह दूं बेटा कि यहाँ पे जो डेटा हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, यह समझ लीजिए कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, और अन्य भंडारण वाली चीजों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो अक्सर परीक्षा में पूछता है, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, ठीक, यानी अकॉर्डिंग टू वेदर क्लासिफिकेशन ऑफ क्या है आपके प्लांट्स। तो हम क्या करेंगे, या एग्रीकल्चर हम कह सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू वेदर हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। चलिए आते हैं, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम लोग रबी के फसल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? रबी के फसल की बात करते हैं। रबी की फसल की अगर बात करें तो यह बिल्कुल याद कर लो, यह अक्टूबर व नवंबर में बोई जाती है। ये देखो क्या किया जाता है बेटा, यह अक्टूबर व नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें क्या है, तो इतना याद रहे, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, और इसकी मुख्य फसलें हैं आपका गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई आदि, यानी इतनी फसलें आपकी हैं। ठीक, जो आपको क्या, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, ये संपूर्ण फसलें जो है आपके रबी के फसल के अंतर्गत आती हैं। ठीक, पीडीएफ के लिए बहुत ज्यादा परेशान ना हो, वो मिल जाएगा। हम कह रहे हैं ना, आपका जो हमारा टेलीग्राम चैनल है पढ़ा ऐप, उसी को आप क्या करिए, ज्वाइन कर लीजिएगा। यूट्यूब के जो आपका वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आपका ये लिंक रहता है, उस चैनल पे आपको बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू एग्जाम। चलिए आगे चलते हैं और खरीफ की फसलों के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे खरीफ की फसल की बात करें तो यह जून एवं जुलाई में बोई जाती है, जस्ट अपोजिट है। वहां पे क्या था, अक्टूबर और नवंबर की बात कर रहे थे, यह जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में क्या किया जाता है, काट लिया जाता है। इसकी मुख्य फसलों की अगर बात करें तो इसमें आ जाता है आपका धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि, ये सभी फसलें आपके खरीफ की फसलों के अंतर्गत आ जाती है। चलिए आगे चलते हैं और जायद के फसल की बात करते हैं। तो जायद की फसल क्या है, यह मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। कब काट लिया जाता है, जुलाई और अगस्त में। आगे चलते हैं, इसकी मुख्य फसलों की बात करें तो राई, मक्का, ज्वार, जूट और महुआ या मकुआ जो है वो आपका आता है। ठीक, तो यहाँ पे ऋतुओं के आधार पे जो फसलें थी वो भी आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, जहां से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न बनता है, जैसे
सेरीकल्चर, सेरीकल्चर की बात करें तो यह किससे संबंधित है बेटा? रेशमी कीट पालन से। एपीकल्चर की बात करें तो मधुमक्खी पालन से। पीसी कल्चर की बात करें तो मछली पालन से। फ्लोरिकल्चर की बात करें तो फूलों के उत्पादन से। इसी तरह विटिकल्चर की बात करें तो अंगूर की खेती से। यही वर्मिकल्चर की बात करें तो ये केचुआ पालन से संबंधित है। फिर से देख लो इसे, सेरीकल्चर रेशमी कीड़ा को पालना, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पीसी कल्चर मछली पालन, फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन, विटिकल्चर अंगूर की खेती, वर्मिकल्चर केचुआ का पालन। ठीक, तो यहां तक इसको आपने देख लिया। चलिए आगे चलते हैं और कुछ और चीजें आपको बताते हैं। पोमोकल्चर फलों का उत्पादन, क्या है? पोमोकल्चर फलों का उत्पादन। ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन। हार्टिकल्चर बागवानी। एरोपोटिक कल्चर हवा में पौधों को उगाना। और हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? जल में पौधों को उगाना है। मृदा रहित पौधों को क्या किया जाता है? उगाया जाता है। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको भी आप अच्छे से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए और नोट करते रहिए। चलिए अब हम लोग कुछ कृषि संबंधित क्रांतियों के बारे में बात करेंगे जो कि समय समय पे संपन्न हुई। कई बार परीक्षा में पूछता है कि यह क्रांति किस फसल से संबंधित या किस चीज से संबंधित रही है। तो हरित क्रांति की बात करें तो खाद्यान्न और उत्पादन में हरित क्रांति 2 बार संपन्न हुआ। अभी बढ़े थे हम लोग 67 और 68 और उसके बाद 83 और 84। एक में धान और गेहूं के उत्पादन पर बल दिया गया, दूसरे में खाद्यान्न भंडारण और कृषि पर क्या किया गया? बल दिया गया। श्वेत क्रांति की बात करें बेटा, दुग्ध उत्पादन। यही नीली क्रांति की बात की जाए तो मछली उत्पादन। भूरी क्रांति की बात करें तो उर्वरक उत्पादन। रजत क्रांति की बात करें तो अंडा उत्पादन। और साथ ही अगर हम चले पीली क्रांति की तरफ, कहां? पीली क्रांति की बात करें तो तिलहन उत्पादन। कृष्ण क्रांति की बात करें तो बायोडीजल उत्पादन। लाल क्रांति की बात करें तो टमाटर और मांस उत्पादन। गुलाबी क्रांति आपका झींगा मछली उत्पादन। बादामी क्रांति की बात करें तो मसाला उत्पादन। सुनहरी क्रांति की अगर बात करें तो फल उत्पादन। और अमृत क्रांति की बात करें तो नदी जोड़ो परियोजनाएं। यानी कुल इतनी क्रांतियां हमने आपको बताई जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और कृषि संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता है तो यह समझ लीजिए कि आपको कहीं से जो है कि पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से आपका वो काम क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके प्रमुख फसलों का जन्म स्थान। तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से फसल का जन्म स्थान कहां पे है। ठीक, धान की अगर बात करें तो भारत व इंडोनेशिया। मक्का की बात करें तो मध्य अफ्रीका। गेहूं की बात करें तो मध्य एशिया। तंबाकू की बात करें बेटा तो दक्षिणी अमेरिका। यानी यहाँ पे है आपका धान भारत व इंडोनेशिया। ठीक, मक्का की बात करें तो मध्य अमेरिका। गेहूं मध्य एशिया। तंबाकू दक्षिण अमेरिका। जौ चीन। मसूर चीन। सोयाबीन चीन। चाय भी चीन। अमरूद की बात करें तो अमेरिका। यानी वे वह फसल या फल और सब्जी हैं जिनका उत्पादक देश यहाँ पे क्या किया गया है? दिया गया है। देखिए, प्रमुख फसलों का जन्म स्थान यानी कौन से फसल का जन्म स्थान कहाँ है, उस कंट्री का नाम यहाँ पे दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे की चीजों को देखते हैं। यहाँ पे है रबड़ की बात करें तो ब्राजील। अरहर की बात करें तो अफ्रीका। उड़द की बात करें तो भारत। ज्वार की बात करें तो भारत। मूंग की बात करें तो भारत। गन्ना की बात करें तो भारत। यानी ये सब भारत से संबंधित है। कौन कौन सा? 1 2 3 4। इसके बाद अमेरिका और ब्राजील। यही टमाटर की बात करें तो मोरक्को। बाजरा की बात करें तो अफ्रीका। कहवा की बात करें तो ब्राजील। आलू की बात करें तो पेरू।
यह जो है फसलों के उत्पादन स्थान से संबंधित है। चलिए, फसलों के उत्पादन में भारत का प्रथम 3 घटते क्रम में क्या है, अग्रणी घटते क्रम में राज्य। चावल की बेटा बात करें तो पश्चिम बंगाल पहले पे, आंध्र प्रदेश दूसरे पर, उत्तर प्रदेश तीसरे पर क्या चावल उत्पादन में। गेहूं की बात करें तो उत्तर प्रदेश पहले पर, पंजाब प्रति हेक्टेयर दूसरे पर, तीसरे पर आपका हरियाणा। चलिए आगे चलते हैं। बाजरा, राजस्थान फर्स्ट, उत्तर प्रदेश सेकंड, गुजरात आपका थर्ड। मक्का की बात करें तो आंध्र प्रदेश फर्स्ट, कर्नाटक सेकंड, फिर आंध्र प्रदेश दे दिया है तो ये गलत टाइप हो गया है, यहां पे होगा तमिलनाडु। क्या होगा, तमिलनाडु। आगे चलते हैं। चना की बात करते हैं, मध्य प्रदेश फर्स्ट, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। अरहर की बात करें तो महाराष्ट्र प्रथम, कर्नाटक सेकंड, उत्तर प्रदेश थर्ड। पहले पर आप ज्यादा फोकस करिए, पहले से ही प्रश्न सबसे ज्यादा पूछता है। अरहर के बाद बात करते हैं मसूर, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। मूंगफली की बात करें गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सरसों की बात करें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। सोयाबीन की बात करें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। सूरजमुखी की बात करें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। कपास देखिए बेटा, गुजरात पहले पर, महाराष्ट्र दूसरे पर, तमिलनाडु तीसरे पर। जूट की बात करें पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। प्याज की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। ठीक, फिर आगे है आपका गन्ना। गन्ना की बात की जाए तो गन्ना आपका क्या है, गन्ना आपका पहले पर कौन है, उत्तर प्रदेश, दूसरे महाराष्ट्र, तीसरे पर तमिलनाडु। आलू की बात करें तो उत्तर प्रदेश पहले पर है बेटा, इसके साथ साथ आपका पश्चिम बंगाल दूसरे पर, बिहार आपका तीसरे पर। तो ये आपके घटते क्रम में प्रथम 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कौन कौन सा उत्पादन के आधार पे है फसल, वो सारा चीज है। तो आज बेटा जो आपका कृषि से संबंधित टॉपिक था, यानी जो कृषि से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है, वह सारी चीज हम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है उस पर डिस्कस हम कर लिए। ठीक, ये आपका एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है आपके यूपीपी के सिलेबस में भी है, साथ ही अन्य परीक्षाओं के भी सिलेबस में रहता है। तो जियोग्राफी के अंतर्गत जो एग्रीकल्चर आता है वो भी हमारा क्लियर हो गया, साथ ही इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो एग्रीकल्चर आता है वो भी हमारा क्लियर हो गया। इस वीडियो को आप बहुत ही अच्छे से देख लीजिए, इसके डेटा को आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए और अपने दोस्तों को जो एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको शेयर करिए, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे बेटा। और फ्री में ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, तो उनका भी जो तैयारी है वो बहुत आसान हो जाए, समझ रहे हैं। साथ ही सारा डिटेल हम आपको बार बार बताते हैं, अभी भी बता दे रहे हैं बेटा। यूट्यूब पे जो लोग नए हैं वो पढ़ा ऐप नाम से हमारा चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पे भी आपका पढ़ा ऐप के नाम से चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए या ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही गूगल प्ले स्टोर पर भी पढ़ा ऐप नाम से हमारा एप्लीकेशन, आप वहां से उसको इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक, तो ये संपूर्ण चैनल, ये सारी सुविधाएं आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए समर्पित है। हमारी पूरी संस्था, हमारी पूरी टीम यही चाहती है, हमारा संकल्प है आपकी सफलता, हमारा पूरा सहयोग है जो हम आपको प्रदान कर रहे हैं। ऑनलाइन भी हम आपको पूरी तरीके से सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं, ऑफलाइन भी जो हमारे यहाँ बच्चे आ रहे हैं इस समय, ऑफलाइन का जो स्ट्रेंथ है उन सारे बच्चों को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। जितना हो सक रहा है हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए और हम लोगों के साथ बने रहिए। हम लोग आप जो भी चीजें प्रोवाइड करेंगे वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। तब तक के लिए आप सब खुश रहे, जो है स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।